हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम DOE की वर्कशीट नंबर 48 और 49 के बारे में सीखेंगे, जो कि हमारे चैप्टर सांख्यिकी पर आधारित है। सांख्यिकी के बारे में हम थोड़ा सा पहले से ही अवेयर है। देखिए बेटा, हम रोज़ टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। और इनमें जो भी हमारे को न्यूज़ बताई जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, वो क्या बिना किसी सोचे समझे दी जाती है? नहीं ना। उसके लिए पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाता है और फिर बहुत मेहनत करने के बाद उसका कंक्लूज़न निकालने के बाद हम तक वो न्यूज़ पहुंचाई जाती है ना बेटा। तो यही सारा काम हम गणित की एक शाखा सांख्यिकी में करते हैं। इसको ही सांख्यिकी में कहा जाता है कि हम ये सारा काम करेंगे। ये हमारी डेली लाइफ में इतने इम्पॉर्टेंट है बेटा। हमारा छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा भी काम इसके ऊपर बेस्ड होता है बेटा। देखिए, हमें कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई कंपैरिजन करना है, कोई रूल्स बनाने हैं, किसी प्रॉब्लम्स को समझना है ना, कोई इंटरप्रिटेशन देनी है किसी चीज़ की, हमें पहले से ये अनुमान लगाना है कि पिछले सालों में इसका ये ट्रेंड रहा है, आगे आने वाले सालों में क्या ट्रेंड रहेगा। हमें समस्या का कोई किस तरीके से पिछले सालों में ज़्यादा थी या अब कम हो जाएगी, उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग क्या चल रहा है, ये सब काम हम सांख्यिकी में करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कोविड आजकल जो हमारी करंट प्रॉब्लम है बेटा, जैसे शुरू के टाइम में था, अप्रैल और मई में, आपको पता ही है सबको कि किस तरीके से ये बढ़ रहा था ना। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि ये अब थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो कैसे पता चला? हमने क्या किया, पुराने डेटास को करंट के डेटा से कंपैरिजन किया। सारा कलेक्शन करने के बाद हमने एनालिसिस किया, तब जाके हम कह पाए कि अब ये थोड़ा डिक्रीजिंग लेवल की तरफ जा रहा है। देखिए, तो सबसे पहला काम हम इसमें क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करना। तो आंकड़े क्या होते हैं बेटा? जब हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों या आंकड़ों को, अंकों को संख्यात्मक रूप या अन्य रूप में इकट्ठा करते हैं, तो उन्हें आंकड़े कहा जाता है। जो भी तथ्य या अंक हमारे फिगर्स हैं, उनको हम एक निश्चित उद्देश्य के एक पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम एक प्लानिंग के साथ चलते हैं कि मुझे इस काम के लिए ये डेटा चाहिए। तो जो हम तथ्य इकट्ठे करते हैं बेटा, उन्हें ही हम आंकड़े कहते हैं। आंकड़े हम दो तरीके के होते हैं हमारे पास, प्राथमिक या प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है बेटा कि जो काम मैं खुद करूं। अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए मैं खुद ही सर्वे करूंगी, खुद ही आंकड़े इकट्ठे करूंगी, तो दैट विल बी प्राइमरी डेटा। सपोज मेरे को एक कहीं कोई अपनी क्लास के बच्चों की लिस्ट बनानी है कि मेरी क्लास में या मेरे स्कूल में इस एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, किस क्लास में किस ग्रुप के कितने बच्चे हैं। तो उसके लिए अगर मैं एक एक बच्चे के खुद ही डेटा निकालूंगी, कलेक्ट करूंगी, तो वो डेटा प्राइमरी डेटा कहलाएगा। तो इन्हें इकट्ठा करने में अधिक समय, मेहनत और धन लगेगा ना बेटा। ऐसे आंकड़ों को प्राइमरी डेटा कहते हैं। और ये, लेकिन इनका एक फ़ायदा ये होता है बेटा कि जो पर्पस होता है आपका, वो बिल्कुल उसके ऊपर सेट होते हैं और बिल्कुल करेक्ट होते हैं बेटी ये आंकड़े, क्योंकि वो काम हमने खुद ने किया होता है ना। तो इसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरे हमारे आंकड़े होते हैं सेकेंडरी डेटा या द्वितीयक आंकड़े, जो कि ऐसे आंकड़े होते हैं जो किसी और ने पहले ही इकट्ठे किए हुए हैं। डेटा कलेक्टेड इन द पास्ट बाय समवन एल्स। बेटा, जैसे सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई है कि इस क्लास में इस एज ग्रुप के इतने बच्चे हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, किसी दूसरी टीचर को ये लिस्ट बनानी है कि पूरी स्कूल में इस एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं। तो अगर वो खुद वो डेटा इकट्ठा करे तो वो बन जाएगा प्राइमरी डेटा।
लेकिन अगर उसने हर क्लास टीचर का डेटा इकट्ठा करके उसके बाद उसे एनालिसिस किया तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डेटा। उसने हम हर एक क्लास टीचर के डेटा को इकट्ठा किया, उसके बाद उसने पूरे स्कूल का डेटा निकाला, तो वो क्या कहलाएगा उस केस में, सेकेंडरी डेटा। तो ऐसे डेटा को कम समय, कम श्रम व कम धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने काम किसी और ने पहले किया हुआ था, हमने सिर्फ उसको इकट्ठा किया है ना। तो हमारा टाइम भी कम हो गया, मेहनत भी कम हो गई और पैसा भी कम लगेगा। लेकिन इसका एक ही नुकसान हो सकता है बेटा कि आंकड़े हमेशा पूरी तरह से विश्वास योग्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी दूसरे का काम है, उसने कितना सही किया है या उसने किस पर्पस से किया था, वो हमारे पर्पस को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बहुत सारी बातें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मेनली बेटा हम स्टैटिस्टिक्स में क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम डेटास कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं कि उसका क्या क्या मीनिंग निकल रहा है, और उसके बाद उसको समराइज़ करते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं और फिर आगे उनका यूज़ करते हैं पॉलिसीज़ बनाने में। तो हम इसमें क्या क्या काम करेंगे बेटा, सबसे पहले बारंबारता बंटन सारणी। बारंबारता क्या होती है, कोई आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार उसकी आवृत्ति आ रही है। बंटन सारणी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं हम, जो कि हमें दिखाती है कि आंकड़ों के साथ उनकी बारंबारता भी दी जा रही है। ये दो तरीके की होती है बेटा, अवर्गीकृत अनग्रुप्ड या वर्गीकृत ग्रुप्ड, जिसमें हम डेटास को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज रेंज, परिसर। परिसर हम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा आंकड़ा घटा सबसे छोटा आंकड़ा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। जो भी हमारा सबसे बड़ा है डेटा और उसमें से हम अगर सबसे छोटे डेटा को माइनस कर देंगे तो हमें रेंज मिलती है कि इन आंकड़ों की रेंज छोटे से लेकर बड़े तक कितनी है। तो अब हम इसमें काम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टैली मार्क्स बनाते हैं बेटे, जो कि आपको पता भी है कि टैली मार्क्स का मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई आंकड़ा कितनी बार दिखाया जा रहा है ना। तो अगर वो एक बार है तो हम इस तरीके से 1 साइन लगाते हैं, 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 हम बार लगा देते हैं ऐसे, फिर 3 आवृत्ति है, 3 बार आंकड़ा रिपीट हो रहा है तो 3 मार्क्स लगा दिए हमने, 4 के ऊपर 4 मार्क्स लग गए। लेकिन 5 आवृत्ति पर हम इन 4 को लगाकर इन्हें क्रॉस कर देते हैं बेटा, इस तरीके से क्रॉस किया जाता है। इसका मतलब है ये 5 का एक ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट अगर 6 आ जाए तो हम क्या करेंगे, 5 + 1। 10 आवृत्ति तो हमारे पास 5-5 के 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। इस तरीके से हम अपने टैली मार्क्स कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम एक क्वेश्चन का समझेंगे बेटा। देखिए नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। इसको हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो हमने क्या किया बेटा, इन आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लेंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में से, दोनों में से किसी एक क्रम में आप इन्हें अरेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर असेंडिंग क्रम में इन्हें अरेंज कर लिया गया है। अब देखिए बेटा, इसका हम रेंज बता सकते हैं आराम से। सबसे बड़ा डेटा है मेरे पास 41 और सबसे छोटा है 2, तो इनको माइनस करके हमारे पास रेंज क्या आ गई, 39। नेक्स्ट देखिए, हमने इन आंकड़ों को यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब इनका हम टेबल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले टैली मार्क्स बनाएंगे और टैली मार्क्स को काउंट करके फ्रीक्वेंसी पर लिखेंगे इनकी। तो अब हम देखेंगे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा, यहाँ से आप देखिए 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितने मिलान चिन्ह लग जाएंगे इसके, टैली मार्क्स
2। और इसके आगे भी हम लिख सकते हैं, ये कितना बन गया 2। नेक्स्ट देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, अगेन 2 टाइम्स, सो इट इज 2। फिर 12 को देखेंगे हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 17 3 टाइम्स, 1 2 3। 19 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 के लिए हमें क्रॉस करना है बेटे, 1 2 3 4 5 अगेन, 2 3 4 5। नेक्स्ट देखिए 25, ओनली 1 टाइम, सो इट इज 1। 33, 1 2 3। 39 1। 41 3 times, so it is 1 2 3। ठीक है बेटा, अब हमने अपने डेटास को यहाँ पे सारणी में लिख दिया है, टेबल बना ली है इनकी। अब हम इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, तो हमारा टोटल किससे टैली करना चाहिए, जितने हमें टोटल यहाँ दे रखा था। टोटल हमारे पास था 30, है ना, तो इन सब को टोटल करके भी हमारे पास 30 आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा है। 2 + 2 4 + 4 8 11 21 25 एंड 5 30। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। ब्लड ग्रुप्स हमें दे रखे हैं और हमें इनकी एक टेबल बनाने है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और ये पूछा गया है कि बताइए कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, यानी कि कॉमन है सबसे ज़्यादा, और कौन सा विरलतम है, कौन सा रेयरेस्ट है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो एक एक डेटा हम चेक करते जाएंगे और उसके आगे टैली मार्क बनाते जाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग इस तरीके से नहीं कर सकते, पर अदरवाइज हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि ए आपने कलेक्ट कर लिए, फिर बी लिखा, फिर ओ लिख दिया, फिर ए बी लिख दिया, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा डेटास होते हैं तब ऐसा करना भी मुश्किल होता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एक एक डेटा को ध्यान से देखते जाएंगे और उसके आगे टैली मार्क लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके की टेबल बना ली है, ब्लड ग्रुप, टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, और यहाँ सारे ब्लड ग्रुप्स लिख दिए गए हैं, ए बी ओ एंड ए बी। अब ए चेक, सबसे पहला डेटा आपके पास ए है, तो ए के आगे हम एक मिलान चिन्ह बना देंगे। उसके बाद सेकंड इज बी, तो आप फिर बी के आगे भी एक साइन बना देंगे। नेक्स्ट इज ओ, ओ के आगे आपने 2 लगा दिए क्योंकि 2 बार कंटिन्यूशन में आ रहा है। उसके बाद ए बी के आगे 1 लगा दिया। नेक्स्ट ओ अगेन, 3 हो गए इसके, फिर ए ओ बी ए ओ देखिए बेटा 5वीं बार आ रहा है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। फिर हमारे पास आया बी ए ओ ए, फिर ये क्रॉस हो गया, ए बी ओ ए ओ देन ए बी ए ओ बी ओ,
ठीक है, तो हम सारे टैली मार्क्स बना चुके हैं। अब हम इनको काउंट करते हैं। देखिए ये कितना बना, 5 + 4 9, 5 + 1 6, देन इट इज़ 5 और 5 10 + 2 12 एंड AB इज़ 3। अब इसका टोटल करेंगे बेटा, 9 + 6 15, 12 + 3 15, 15 + 15 इज़ 30। तो कितना होना चाहिए था इसका टोटल, 30 ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। अब हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो आप क्लियरली बता सकते हैं कौन सा है बेटे, ओ। और रेयरेस्ट कौन सा है, सबसे कम, AB। नेक्स्ट ये वर्कशीट आपको अपने आप करनी है बेटा। इसमें हमें 2 एक्टिविटी करनी है। आप अपने कोई भी 20 फ्रेंड्स की हाइट को, उसके डेटा कलेक्ट करेंगे और इस तरीके से एक टेबल में शो करेंगे बेटा। सेकंड आपको करना है, आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के वेदर का टेम्परेचर नोट करेंगे और उसकी भी एक टेबल बनाएंगे। उसके बाद आप इन दोनों एक्टिविटीज़ में ये बताएंगे कि ये दोनों एक्टिविटीज़ में किस तरीके के डेटा को हमने कलेक्ट किया है, मतलब ये प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। दिस यू हैव टू स्पेसिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। ये 40 आंकड़े हमें दे रखे हैं। 40 फैमिलीज़ में इतने इतने बच्चे हैं इस तरीके से, और इनकी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है बेटा। आई होप कि आपको ये दोनों वर्कशीट समझ आ गई होंगी और आप इसको आगे कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे ब्लेस्ड।